आज के टाइम में अगर आपकी अर्निंग 10,000 है या 10 लाख या करोड़ों ही क्यों ना हो, अगर आपका सिस्टम आपके हिसाब से हिला तो आपकी गाड़ी पटरी से उतरनी निश्चित है। और ये सारी चीज़ें एक सिस्टम के अंतर्गत आती हैं जिसको नाम तो बहुत छोटा है, बैंकिंग सिस्टम। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि एक काम करने वाली महिला, एक नौकरी करने वाला इंसान, बिजनेस पर्सन, हर एक व्यक्ति इस बैंकिंग सिस्टम से जुड़ा है। हमारे सबसे पहले पॉडकास्ट में इस टॉपिक को लेने के पीछे यही रीज़न था कि बहुत सीधे सीधे शब्दों में आप सबको ये जानकारी हो सके कि क्या इसकी कमियां हैं, इसका इस्तेमाल आप बेहतर तरीके से कैसे कर सकते हैं, बैंकिंग सिस्टम पे डिपेंड आप कितना ज़्यादा हो सकते हैं। और इन सभी मुद्दों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं मिस्टर संजीव, जो चीफ मैनेजर हैं एक पब्लिक सेक्टर बैंक के, और इस मुद्दों पर हम विस्तृत बात करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर आज के इस पॉडकास्ट में, और पहला पॉडकास्ट है तो बहुत टाइम से हमारे व्यूवर्स को ये चीज़ थी कि हम पॉडकास्ट में कब आ रहे हैं, तो पॉडकास्ट की शुरुआत हो चुकी है। और सबसे पहला सवाल मैं आपसे पूछूंगा इस पे, वो ये है कि आजकल के लोग सबसे बड़ा बिगेस्ट फाइनेंशियल मिस्टेक क्या करते हैं? तो धन्यवाद अभिजीत, आप मुझे बुलाने के लिए। सबसे पहला जो आपका सवाल है, ये बड़ा बेसिक और बहुत ज़रूरी सवाल है आज की तारीख में। सबसे बड़ी गलती जो हम लोग करते हैं, आज की जनरेशन करती है, या कह लीजिए कि जो यूथ है हमारा आज का, गलती क्या करते हैं हम लोग कि हमारे पास पैसा है, हम अर्निंग कर रहे हैं, खर्चे कर रहे हैं, उसको मैनेज नहीं कर रहे हैं, लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन प्लान नहीं कर रहे हैं, फ्यूचर प्लानिंग नहीं कर रहे हैं। तो जो सबसे बड़ी गलती है मेरे हिसाब से वो ये है कि हम अनप्लान्ड वे में एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। अपनी हमें प्लान करके एक्सपेंडिचर करनी है, एक्सपेंस करने हैं, लाइफस्टाइल मेंटेन करनी है, लेकिन फ्यूचर सेविंग्स पर भी ध्यान देना है। मुझे लगता है दिखावे में आजकल खास करके यूथ जी मोबाइल बढ़िया खरीद लिया, महंगे बाइक्स ले लिए, लेकिन सेविंग उस हिसाब से नहीं है, उस हिसाब से सेविंग्स नहीं कर पा रहे, हम फ्यूचर प्लान नहीं कर रहे हैं अपना। अच्छा, मेरे मन में एक सवाल ये था कि क्या एक बदलाव, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि बैंकिंग सिस्टम में आपके हिसाब से कोई एक बदलाव होना चाहिए, वो क्या ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिससे लाइक सभी को एक फ़ायदा मिले, या जिस भी सेंस में इस पर बात करें, तो आपके हिसाब से वो एक बदलाव क्या होना चाहिए? देखिए, बैंकिंग सिस्टम सर लगातार ग्रो कर रहा है, लगातार डेवलप कर रहा है। जो डेवलपमेंट, जो चेंज हमें करना चाहिए, जो हमें लाना है फ्यूचर को देखते हुए, वो हम डिजिटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। उसके लिए लगभग हर बैंक, हर सिस्टम अपने आप को डेवलप कर रहा है, नई नई टेक्नोलॉजीज इंट्रोड्यूस कर रहे हैं हम लोग। जितनी जल्दी हम फुल्ली डिजिटाइज हो जाएंगे, उतनी जल्दी सुविधाएं आपकी बढ़ जाएंगी। एज अ कस्टमर, पब्लिक को कन्वीनियंस हो जाएगी। हम एक शब्द बोलते हैं अपनी बैंकिंग में, डोर स्टेप बैंकिंग। वो डोर स्टेप ऑन साइट बैंकिंग आपको मिलेगी, आपको हर चीज़ के लिए ब्रांच नहीं जाना पड़ेगा। ये चेंज हम जितनी जल्दी कर पाएंगे उतनी जल्दी वो आप डिजिटलाइजेशन। अच्छा, तो इस पे एक सवाल मेरे मन में आया कि कई बार, अभी मैं परसों देहरादून था, तो वहाँ पे मैंने देखा कि भाई, मैंने एक बंदे से कहा कि यूपीआई मैं कर देता हूँ, एक बहुत इस बात पे मुझे जो समझ में आया, तो उस व्यक्ति ने कहा कि आप मुझे कैश दे दो, मेरा अकाउंट नहीं है या मैं यूज़ नहीं करता यूपीआई। तो मुझे बड़ा ये चीज़ अजीब लगी। मैंने कहा कि आजकल तो आलू बेचने वाला, अंडे बेचने वाला, तो हम इसको किस तरीके से ये चीज़ सोच सकते हैं कि डिजिटलाइजेशन में यूपीआई वाला जो हिसाब किताब, ये भी खैर इसके ही अंडर आएगा। तो क्या सरकार अभी तक जो प्रेजेंट टाइम है इसमें यूपीआई को लेके क्या सोच रख रही है? कैसे ये एक एक लोग के पास आ जाए? हालांकि बैंक अकाउंट्स मुझे लगता है कि 10 में 8 लोग के पास होगा आज के टाइम में। सर, अगर फैक्ट्स की बात करें तो 10 में 11 लोगों के पास खाते हैं। अकाउंट लगभग सबके पास में इस्तेमाल लोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो डरते हैं, या कह लीजिए बचना चाहते हैं सरकारी मॉनिटरिंग से। क्योंकि अगर वो डिजिटल हो जाएंगे तो अकाउंट्स में चीज़ें आएंगी, और अकाउंट्स पे तो सरकार की नज़र है, आरबीआई इसीलिए बैठा हुआ है, तो वो उन चीज़ों से बचना चाहते हैं। ये कस्टमर के मन में, पब्लिक के मन में डर रहता है कि हम ज़्यादा करेंगे तो टैक्स देना पड़ेगा, इसलिए वो यूपीआई या डिजिटल के सहारे नहीं है, अभी भी वो कैश पे काम कर रहा है। और कैश एक बहुत बड़ा, कह सकते हैं कि आज के समय में अभिशाप है वो हमारे सेक्टर में। हम कैश को पूरी तरह से ख़त्म करने की सोच रख रहे हैं।
इसीलिए पूरी तरह डिजिटल पे जा रहे हैं। हर चीज़ ट्रैक में रहेगी, रिकॉर्ड्स में रहेगी, तो चीज़ें फ्रॉडुलेंट नहीं होंगी, गलत उपयोग नहीं हो पाएगा। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि डिजिटल हो जाएं चीज़ें। यूपीआई है, कन्वीनियंट भी है सबके लिए। अब जैसे आपने बताया कि आप एक किसी दुकानदार के पास गए होंगे, उसने कैश मांगा आपसे। आज की तारीख में हम कहीं जाए, हमसे कोई बोले कि सर 17 रुपये दे दीजिए, 17 रुपये नहीं होते हमारे पास। 10 रुपये तो निकल आएंगे, 20 रुपये निकल आएंगे, लेकिन 17 नहीं मिलते। नहीं। तो डिजिटल यूपीआई बेस्ट है। उस आदमी की अपनी सुविधा रही कि उसने वो चीज़ कैश में मांगी, क्योंकि उसको बचाना है। वो दिन भर में 17 रुपये, यानी कितने लोगों 17 रुपये लेगा, ज़्यादा कर रहा होगा ट्रांजेक्शन, भाई चेंज भी उसको, हाँ ये सब भी टैक्स से बचाना चाह रहा होगा। प्लस जो आपने बोला बिल्कुल सही बात है, चेंज लाना बहुत मुश्किल काम है। किसी आदमी को कैश से डिजिटल की तरफ लेके जाना बहुत मुश्किल काम है। चेंज फेज, जो ट्रांजिशन फेज होता है ना, वो सबसे मुश्किल काम है। लेकिन हाँ, पिछले 10-12 सालों से लगातार जो प्रयास हो रहे हैं, उसका नतीजा ये है कि आज हम दुनिया में सबसे ज़्यादा डिजिटल ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। जैसे जिन लोगों की तनख्वाह मैंने देखी है 5-6 हज़ार या 8-10 हज़ार, जो भी आप कह लें, तो खास करके उन वर्गों को मैंने देखा है कि अन्य लोगों से कैश कर दीजिए अगर आप, जो मैंने देखा है प्रैक्टिकली। तो उसके पीछे भी यही कारण है जो आप बताना चाह रहे हैं। हालांकि उनके भी अकाउंट होंगे, लेकिन वो अवॉइड करते हैं अकाउंट में पैसे को लेने से। सर, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हम अपने ट्रांजैक्शंस को डिस्क्लोज नहीं करना चाहते। हम अपना सोर्स ऑफ फंड या अपनी अर्निंग या अपने एक्सपेंडिचर्स को सरकार की नज़र से बचाना चाहते हैं, तभी हम कैश पे जाते हैं। टैक्स के दायरे में वो भी आएंगे, टैक्स के दायरे में वो भी आएंगे, भले उनके ऊपर टैक्स की लायबिलिटी ना बने। मतलब वो इस चीज़ को कर सकते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन उनके बिल्कुल लिए कर बहुत सकते अच्छी हैं। है। आज की तारीख में जो इनकम टैक्स के स्लैब्स रखे हुए हैं, उसमें एक स्लैब तक आपको टैक्स नहीं देना है बिल्कुल भी। तो वहाँ तक अगर आप लेन देन करते हैं या अपनी अर्निंग करते हैं, तो फिर आपको लायबिलिटी नहीं है टैक्स की, आपको टैक्स नहीं देना है। लेकिन आप अपने अकाउंट्स को, अपने ट्रांजैक्शंस को कम से कम डिस्क्लोज तो करें, ईमानदारी से सामने तो रखें। उससे बचते हैं लोग, इसलिए कैश पे जाते हैं। अच्छा, बैंकिंग सिस्टम आज क्या स्ट्रॉन्गर है पहले से या वीक है? हालांकि पहले से तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। लेकिन हाँ, आज के दौर में जो टेक्नोलॉजी का दौर है, यहाँ पर हमें लगातार अपने आप को चेंज करना होता है, लगातार अपडेट करना होता है, जो कि हम कर रहे हैं। सरकारें उसके लिए बराबर काम कर रही हैं, आरबीआई बराबर गाइडलाइंस दे रही है, हम लोग अपने आप को अपडेट कर रहे हैं। कंपेयर कैसे कर सकते हैं? अगर हम, आपने कहा स्ट्रॉन्गर है अगर आज बैंकिंग सिस्टम, तो पहले के कंपैरिजन में उसको अगर आप ऐसे एक्सप्लेन कर पाएँ जो नॉर्मल लोगों को बात समझ में आए कि अभी किन किन पॉइंट्स पे हम उसको कह सकते हैं कि बैंकिंग सिस्टम पहले से स्ट्रॉन्ग हुआ है? अब एक तो मुझे लगता है ये यूपीआई वाला हिसाब किताब, इसको मैं एक एग्जांपल से आपको समझाना चाहूँगा। जब मैंने बैंक ज्वाइन किया था 2010 में, उस समय पर बैंक कंप्यूटरीकृत हो रहे थे। 10 से 20% ब्रांचेस थी कंप्यूटराइजेशन की तरफ, बाकी सब जगह पर लेजर्स में काम होते थे, रजिस्टर्स में। ये बात है 2010 के आसपास। तो जब हमने ज्वाइन किया तो ये डिजिटाइजेशन चल रहा था, कंप्यूटराइजेशन चल रहा था। तो उसके पहले क्या होता था कि लेजर्स में जो हमने काम किया, आज आपने बैंक में आए, आपने कोई काम किया, उसको हमने लेजर्स में नोट किया, और फिर वो सारा काम हफ्ते के एंड में या 15 दिन के एंड पे कंप्यूटर्स पे अपडेट किया जाता था, ताकि वो हायर अथॉरिटीज़ के पास जाए मॉनिटरिंग के लिए। तो हमने आज जो गलती की है, पब्लिक ने गलती की या सिस्टम ने गलती की या कोई त्रुटि हो गई, गलती हो गई, वो हायर अथॉरिटीज़ की नज़र में आता था 1 हफ्ते बाद या 15 दिन के बाद। तो उसमें कोई अगर सुधार करना है या किसी को पकड़ करनी है, तो वो होगा 1 हफ्ते या 15 दिन के बाद। आज वो चीज़ हम रियल टाइम कर सकते हैं, तुरंत हो रही है। आज आपने अगर किसी को पैसा भेजा, गलती से वो चला गया, ज़्यादा अमाउंट चला गया, किसी गलत खातेधारक के पास चला गया, आप तुरंत बैंक को एक एप्लीकेशन देंगे, कंप्लेंट देंगे, तो वो आपके गुड फेथ पर, आपकी जेन्युइनिटी को देखते हुए वो ट्रांजैक्शन को रोक लेगा तुरंत। आपका पैसा कहीं और नहीं जाएगा। लेकिन अगर यही काम आज आपसे 10 साल पहले कर रहे होते, 15 साल पहले कर रहे होते, तो फिर उसको रोकने में आपको हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन लग सकता था। ये है आज की जो हमारी कंट्रोलिंग है, वो ये सुधार का ही नतीजा है, जो हम लोग लगातार सुधार करते आए हैं। अच्छा, इस बात पे मेरे मन में एक सवाल ये आया कि जैसे आपने अभी बताया कि आज के टाइम में ये जो पैसे रुकने वाली बात है, इसको अगर आप थोड़ा और बेहतर तरीके से, क्योंकि बहुत बार मैंने सुना है लोगों को, किसी ने किसी को 50,000 भेजा, गलती से किसी और खाते में चला गया, तो किस तरीके से ये आज के टाइम में कैसे रुकना, आपने बताया संभव है? बिल्कुल संभव है, बिल्कुल संभव है। देखिए, आज के दौर में आप बैंकिंग करते हैं 2 तरीके से, या तो आप ब्रांच जाएंगे, वहाँ से एक RTGS NEFT करेंगे, या तो आप अपनी बैंक की मोबाइल एप्लीकेशन यूज़ करेंगे, आप उससे ट्रांजैक्शन करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे, UPI करेंगे। तो अगर आपने बैंक से किया है और आपने पैसा भेजा और आपको एहसास हुआ कि ये गलत हो गया,
आप एक तुरंत बैंक अपना एक फॉर्म लेता है आपसे, चूँकि आप बैंक के कस्टमर हैं, आपकी रिक्वेस्ट को वो सामने वाली बैंक के पास भेजता है कि भाई हमने ये पैसा भेजा और ये उन्होंने बोला कि ये नहीं जाना चाहिए था। तो उस बैंक के लोग आपसे एक डिक्लेरेशन ले करके आपके उस फंड को रोक लेते हैं। अगर जिसके खाते में पैसा गया है वहाँ पैसा भी रुका हुआ है तो वो पैसा वापस भी आ जाता है। अगर मानिए वो निकाल लिया उन्होंने पैसा, तो फिर आपका एक तरह से वहाँ पे एप्लीकेशन चला गया कि जब भी वो पैसा कभी वापस आएगा उनके खाते में तो ये पैसा आपको वापस मिल जाएगा। अब रिटर्न में आ गए, रिटर्न में आ गया चीज़ें और वो बैंक के रिकॉर्ड्स में आ गई तो उसको रोका जाएगा। अगर वही काम आप अपनी मोबाइल बैंकिंग से करते हैं तो जब भी आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपके पास एक तुरंत आपने नोटिस किया कि मैसेज आता है, इज दिस ट्रांजैक्शन डन बाय यू। बिल्कुल। तो अगर आपने वो किया या गलत हुआ या नहीं किया तो आप तुरंत उस पर रिपोर्ट कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपने किया सही था, गलती से कुछ गलत खाते में चला गया, किया आप ही ने, तो भी आप अपनी बैंक की एप्लीकेशन के थ्रू उस बैंक हेल्पलाइन नंबर पे तुरंत एक कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं। कंप्लेंट लॉन्च होते ही क्या होगा, वो पैसा सामने वाले बैंक अकाउंट में होल्ड कर दिया जाएगा ताकि उसे कोई निकाल के मिसयूज ना कर सके। फिर आप अपनी बैंक से मिल करके उस पैसे को वापस रिकॉल कर सकते हैं। तो रोकना संभव है। संभव है जी। अच्छा, एक और इससे संबंधित सवाल है, मैंने बहुत लोगों से सुना है इस बारे में बात करते हुए, क्या अकाउंट्स नंबर के कुछ नंबर के इधर उधर होने से वो हमेशा एग्जैक्ट किसी और के अकाउंट नंबर हो जाते हैं? फॉर एग्जांपल 1 से लेके 10 तक अगर नंबर है तो क्या कभी ऐसा होता है किसी के खाते का अंतिम नंबर 7 है, आपने 8 कर दिया, तो वो क्या किसी खाते में जा सकता है? ये सवाल मैंने बहुत लोगों से सुना है। ये सवाल एकदम सही सवाल तो है आपका। इस पॉडकास्ट के लिए खास करके ये सवाल पूछा गया कि ऐसा होता है क्या? बिल्कुल। देखिए, ऐसा होता है कि आज की डेट में अभी कुछ महीने पहले एक बदलाव किया बैंक ने, आरबीआई ने बदलाव किया कि जब भी हम लोग एज अ बैंकर किसी कस्टमर का दिया हुआ आरटीजीएस एनईएफटी करते हैं तो जो लाभार्थी है जिसके खाते में पैसा जाना है, हमने जब उसका अकाउंट नंबर डाला तो कुछ महीने पहले तक हमें उसका नाम नहीं दिखता था उसमें। मान लीजिए मुझे ए के खाते से बी के खाते में पैसा भेजना है, तो जैसे मैंने बी का अकाउंट नंबर डाला तो कुछ महीने पहले तक हमें बी का नाम नहीं दिखता था। आज सिस्टम ये इंटीग्रेट कर दिए गए सारे बैंक्स के कि जैसे ही हमने आपका अकाउंट नंबर डाला, बी का अकाउंट नंबर अपने बैंक में डाला, हमें उनका नाम भी दिखेगा। उससे हम वेरीफाई कर सकते हैं कि ये नाम भी सही है और ये खाता नंबर भी सही है। अगर नाम में मैच होता है तो बैंक उसको ट्रांजैक्ट करती ही नहीं है, उसको भेजती ही नहीं है। कस्टमर से पूछती है कि भाई आपने जो दिया ये सही है या गलत। अगर मैच हो रहा है दैट मीन्स कि सब ठीक है, हम उसको भेज सकते हैं। आजकल फोन्स आते हैं बैंक की तरफ से ट्रांजैक्शन में कि आपने ट्रांजैक्शन आप कर रहे हैं, ये ठीक है। और इसी तरह से अगर आप इसको अपनी एप्लीकेशन से करते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन से, तो भी वो पहले आपका अकाउंट नंबर, आपकी जो लाभार्थी का बैंक है उसको वेरीफाई करता है कि सही है कि नहीं। अगर वेरीफाई हुआ तो ही वो पैसा ट्रांसफर करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो आप गलत खाते में पैसा 1-2 डिजिट इधर उधर करके नहीं भेज सकते। हाँ, पूरा खाता नंबर ही अगर बदल जाए तो अलग बात है, बात दूसरी है। जी। अच्छा, ऑनलाइन बैंकिंग पे लोगों को भरोसा करना चाहिए, ये बड़ा सवाल मैं पूछ रहा हूँ। तो इसको हम या आप कैसे इसको आप आंसर दे सकते हैं जो इसको देखने वाले लोगों को एक दूसरा हिसाब किताब मिले कि अच्छा ये बातें भी हैं। ये बड़ा सवाल है कि ऑनलाइन बैंकिंग में मैंने व्यक्तिगत मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो कई बार मैंने सुना है कि लोग अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, खास करके वो वर्ग जो बहुत जानकार नहीं है इस मामले में। हम लोग जो कि पढ़े लिखे लोगों के लिए बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन बैंक आजकल सबके पास है। तो ऑनलाइन बैंकिंग पे भरोसा ये एक बड़ा सवाल है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? सर देखिए, इसमें एक बड़ी आसान सी बात मैं कहूँगा कि पहले बैंक के पास आप आते थे, आपने जो भी आपको काम करना है अपने बैंक को दिया। अब ये बैंक की जिम्मेदारी हो गई कि उसको कैसे करके देगा वो। अभी हमने बैंक आपके हाथ में दे दिया, मोबाइल में आपकी बैंकिंग हो रही है, अभी वो पूरी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। तो जब कोई जिम्मेदारी आपके अपने हाथ में है तो उसके लिए आपको बड़ा सतर्क रहना पड़ता है। आप ऑनलाइन बैंकिंग पे पूरी तरह से भरोसा कर सकते हैं, आंख बंद करके, कुछ चीज़ों का ध्यान रखते हुए। अपने पासवर्ड्स, अपने पिन, अपने OTP आप किसी से शेयर ना करें। इतना करेंगे तो आपकी जो अपनी एप्लीकेशन है वो किसी और के पास एक्सेस में नहीं जाएगी। अगर कोई आपके पास अननोन लिंक आ रहे हैं तो आप उस पर टैप ना करें। अननोन लिंक पे टैप करते ही आपका फ़ोन हैक हो सकता है। कोई आपसे फ़ोन पे बात करता है कि आप ये बता दीजिए, मत बताइए, वो आपकी चीज़ें हैं।
अनजाने लोगों से आप बिल्कुल ट्रांजैक्शन करिए ही मत, किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन मत करिए। इस तरह की 2-3 चीज़ों में अगर आप सावधानी बरतेंगे तो ऑनलाइन बैंकिंग 100% सेफ है, कन्वीनियंट है। थोड़ी सी लापरवाही करेंगे तो नुकसान होगा। अगर हम अपने घर के ताले की चाबी किसी को दे देंगे तो चोरी तो लोग कर लेंगे, तो चाबी नहीं देनी है। लापरवाही नहीं करेंगे, सतर्क रहेंगे। अच्छा, इसके बाद एक बात और कि मान लीजिए आप सतर्कता के बावजूद गलती हो गई, तो ऐसा नहीं है कि आप नुकसान झेलेंगे, ऐसा नहीं है। अगर आपके साथ दुर्घटना हो गई है अनजाने में या धोखे से या किसी ने डरा धमका के कर लिया, आप उसको तुरंत अपनी बैंक को रिपोर्ट करें। अगर वर्किंग डे है तो तुरंत रिपोर्ट करें। 3 दिन के भीतर भी अगर आप बैंक को रिटर्न में रिपोर्ट करते हैं कि हमारे साथ ऐसी ऐसी घटना हो गई है, तो भी बैंक पूरा प्रयास करती है। बैंक का सिस्टम इतना अच्छा है कि हम पूरी बैंकिंग सेक्टर में मिला करके वो ट्रेस कर लेते हैं पैसा कहाँ पे है आपका, और पूरी इसके लिए एक मशीनरी बैठी हुई है, वो देखती है पैसा कहाँ से कहाँ जा रहा है। अगर आपकी कंप्लेन टाइम पे आती है तो पूरी संभावना है कि आपको पैसा आपका वापस मिल जाता है। चांसेस हैं ये पैसे वापस बिल्कुल आते हैं, आ भी जाते, बिल्कुल आते हैं, बशर्ते आपको टाइम लाइन का ध्यान रखना पड़ता है। 3 दिन के भीतर आपको एप्लीकेशन देनी होती है। अगर मान लीजिए छुट्टियाँ हैं तो आप ऑनलाइन हेल्पलाइन पोर्टल 24/7 चलते हैं। आपकी बैंक की हेल्पलाइन नंबर आपके पास होने चाहिए, उस पर आप फ़ोन कर दीजिए कि सर ऐसे ऐसे घटना हो गई है। वो कुछ चीज़ें वेरीफाई करेंगे आपसे और आपकी कंप्लेंट ले लेंगे और वो चीज़ें मॉनिटरिंग पे आ जाती हैं। मेरा अगला सवाल आपसे है, मैं इसको बहुत आसान तरीके से आपसे पूछूंगा। आप ऐसे मान लीजिए कि मैं एक मोबाइल फ़ोन ख़रीदना चाहता हूँ, वो फ़ोन कुछ 30-40 हज़ार रुपये के हैं और मुझे ऐसी जानकारी होती है कि अगर 2-3 हज़ार रुपये मैं महीने उसकी EMI दे सकता हूँ अगर, तो मैं फ़ोन ख़रीद सकता हूँ। 10 हज़ार रुपये मैं महीने कमा रहा हूँ, तो 2 हज़ार रुपये मैं चाहूँ कि अगर उसकी EMI दे दूँ, तो मैं फ़ोन इस मकसद से फ़ोन ख़रीदने में स्टोर पे जाता हूँ। अब स्टोर पे जाने के बाद हमें ये जानकारियाँ अगर मिलें कि आपका क्रेडिट स्कोर वीक है, ठीक नहीं है या अन्य चीज़ें, तो एक सवाल ये बनता है सबसे पहले कि क्रेडिट स्कोर एग्जैक्टली क्या है और किन किन बेसिस पे ये बनाया जाता है। ये 2 सवाल ऐसे हैं, मुझे लगता है कि ये अधिकतर लोग जानना चाहते हैं, बहुत कन्फ्यूज़न रहती है क्रेडिट स्कोर को लेके। तो क्रेडिट स्कोर एग्जैक्टली होता क्या है, कैसे इसको फॉर्म किया गया, ये पहला सवाल है। और दूसरा मैं ये जानना चाहूँगा कि जिस व्यक्ति की आय अगर 10 रुपये है और वो 1 रुपये महीने खर्च कर सकता है और कागजी रूप से वो इस चीज़ को अगर नहीं दिखा पा रहा है, तो इस दोनों केस में आप अगर इसको और थोड़ा क्लियरली बता पाएँ कि खास करके क्रेडिट स्कोर को लेके कि एग्जैक्टली क्या है। और देखिए, क्रेडिट स्कोर आज की भाषा में लगभग आज के समय में सुना सबने, सब लोग सिबिल जानते हैं। सिबिल स्कोर अच्छा है, सिबिल स्कोर खराब है। सिबिल होता क्या है? सिबिल एक एजेंसी है जो आपकी फाइनेंशियल या आपकी वित्तीय लेन देन का खाका रखती है, हिसाब किताब रखती है। स्कोर कैसे बनाती है? स्कोर बनाती है आपके अनुशासन पे, फाइनेंशियल डिसिप्लिन पे। आपका वित्तीय अनुशासन कैसा है, आप कितना कमा रहे हैं, कितना खर्च कर रहे हैं, उस पे आपने कितना बाहरी से पैसा लिया है, समय से वापस कर रहे हैं कि नहीं, इस तरह की चीज़ें। एग्जाम्पल लेता हूँ, आपने एक क्रेडिट कार्ड ले लिया, 1 लाख रुपए की लिमिट ले ली उसकी। अब आप उसका महीने का खर्चा करते हैं 30,000, 40,000, 50,000 रुपये खर्चा करते हैं। जब भी उसका ड्यू डेट आता है, बिल जनरेट हुआ, उसके बाद आपको समय मिलता है 15 दिन का या 1 महीने का, आप उसका पेमेंट टाइम पे करते हैं, पूरा पेमेंट क्लियर करते हैं, फिर उसकी साइकिल चलती है, फिर उसको यूज़ करते हैं और फिर से खर्चा करते हैं, फिर से यूज़ करते हैं। इसका एक रिजल्ट ये निकलता है कि आपने जो पैसा लिया, आपने उनके तय समय पे उसको वापस किया, जो समय दिया उन्होंने पैसा वापस कर दिया। ये हुआ एकदम डिसिप्लिन काम, आपका स्कोर बहुत अच्छा बनेगा। वहीं पर एक बंदा है जिसने 1 लाख रुपए की लिमिट ले रखी है, उसका बिल जनरेट होता है और जब बिल जनरेट हुआ मानिए 50,000 रुपये का, तो क्रेडिट कार्ड में एक चीज़ आती है मिनिमम ड्यू, एक होता है फुल आउटस्टैंडिंग। तो उन्होंने क्या किया कि मिनिमम ड्यू जमा कर दिया, बाकी अमाउंट नहीं जमा किया, उसको अगले महीने लेके चले गए। फिर अगले महीने कुछ खर्चा किया, फिर से पूरा अमाउंट नहीं जमा किया, फिर से उसको मिनिमम ड्यू पे लेके चले गए। तो वो जमा करने में रेगुलर नहीं है, अनियमित है, पूरा पैसा नहीं जमा कर रहे, इनका सिबिल खराब होगा। ये सारी चीजें देखी जाती हैं किसी सिबिल में। सिर्फ एक ये चीज देखी है, तो एक पहलू हुआ कि आपने जितना पैसा लिया उतना पैसा दिया कि नहीं। फिर एक पॉइंट ये आता है कि आपका लिमिट 1 लाख रुपए, आप उसको कितना यूटिलाइज कर रहे हैं।
आप उसको 1 लाख रुपए पूरा यूटिलाइज कर रहे हैं, फिर पूरा जमा करते हैं, इट्स गुड, लेकिन 100% यूटिलाइजेशन है तो भी आपका स्कोर खराब करेगा, आपको वो भी देखना है। प्लस आप कितनी ज़्यादा लाइबिलिटीज़ लेके बैठे हुए अपने ऊपर। मानिए जैसे आपने बताया कि आपकी इनकम 50,000 रुपये और आपने एक क्रेडिट कार्ड ले लिया 1 लाख रुपए का, आपने इस तरह के 3-4 क्रेडिट कार्ड और ले लिए, आपने ऑनलाइन शॉपिंग करी, वहाँ पे EMI बना ली, अमेज़ॉन पे EMI बन जाती है, फ्लिपकार्ट पे EMI बन जाती है, आपने फ़ोन खरीद लिया किसी शॉप पे जा करके उसकी EMI बनवा ली, ये आपकी अर्निंग से बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आप जमा करोगे जैसे तैसे करके, लेकिन वो आपकी कह लीजिए कि क्षमता से ज़्यादा की बात है, वो भी आपका स्कोर ख़राब करेगा। ये सारी चीज़ें आपका स्कोर अफेक्ट करती हैं। आप भले समय से जमा करते चलेंगे तो स्कोर आपका ठीक बनेगा, बहुत अच्छा नहीं बनेगा। हम लोग जब उसे पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि इनकी अर्निंग तो इतनी है, जो आपने हमको अपना ITR दिया, जो पे स्लिप दिया कि आपकी अर्निंग तो इतनी है, लेकिन आप लाइबिलिटीज बहुत ज़्यादा लेके बैठे हो, तो हम जज करते हैं कि ये आपका कंट्रोल नहीं है, आप अनकंट्रोल खर्चा करते हो, प्लान्ड नहीं है, आपका स्कोर भी ख़राब होता है, प्लस बैंक की नज़र में भी आपका स्कोर ख़राब हो रहा है। तो सिबिल स्कोर आपको मैनेज करना है, आप बना सकते हो, सही कर सकते हो। कैसे? जितनी ज़रूरत है उतना खर्चा करिए, समय पे पैसे वापस करिए और उसको लेके आगे मत चलिए। जब ड्यू डेट आ गई, ड्यू डेट पे जमा कर दीजिए। कभी कभी गलती से भी लोगों के सिबिल ख़राब होते हैं, उसका ध्यान रखना है। गलती कैसे होती है कि आपने किसी ने लोन लिया, आप उनकी गारंटी ले लिए, आप उनकी गारंटी करता बन गए, अब वो अकाउंट अपना जमा नहीं कर रहे हैं टाइम से, तो उनका तो ख़राब होगा ही होगा, आपका भी ख़राब होगा, क्योंकि आप उनके गारंटर हैं। अच्छा, हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये इसीलिए मेरे को ध्यान में आई तो मैंने बोला कि आप जिनका गारंटी ले रहे हैं उनका पैसा सही से जमा हो रहा है कि नहीं, ये भी आपको देखना होगा। उनकी वजह से आपका भी स्कोर खराब होगा। मतलब दूसरों के एहसान के चक्कर में अपना क्रेडिट, तो गारंटी आप उनकी ही लीजिए जिनको आप बेहतर तरीके से जानते हैं कि वो सही से करेंगे तो ही तो हम दें गारंटी, अदरवाइज तो फिर वो खुद नहीं जमा करेंगे और परेशानी आपको होगी। लोन आसान हुआ है या इसको और थोड़ा जटिल बनाया गया है? आप कुछ बहुत आसान हो गया लोन बहुत आसान हो गया। लोन लेना, हम लोग ये क्लेम करते हैं या जो कह लीजिए कि जो हम कर रहे हैं आज की डेट में, आप हमसे कार लोन 1 घंटे के भीतर ले सकते हैं। आप आइए, हमको अपने एप्लीकेशंस दीजिए, जो हमें पेपर्स चाहिए वो पेपर्स दीजिए, हम आपको 1 घंटे में पैसे दे देंगे। 1 घंटे में आप जाके गाड़ी ले सकते हैं। आपको घर खरीदना है, आप 2 दिन में हमसे पैसा ले सकते हैं। लोन बहुत आसान हो गया है। शर्त बस इतनी सी है सर कि जब बैंक आपको लाखों रुपया दे रही है तो उसके एवज में आपसे कुछ पेपर्स मांगती है, वो पेपर्स आपके पास होने चाहिए, सही पेपर्स होने चाहिए, बैंक के हिसाब के पेपर्स होने चाहिए, आपकी योग्यता बन रही होनी चाहिए, आपको पैसा मिल जाएगा। एक सवाल मेरे मन में था कि क्या आज जो ये बैंकिंग सेक्टर में बैंक्स में कॉम्पिटिशन्स हैं, उन कंपटीशन को देखते हुए क्या गलत पेपर्स पे भी कभी कभी लोन सैंक्शन हो जाते हैं? या कहीं कहीं मैंने ऐसा देखा है, सुना है कि भाई इनको इतने रुपए का लोन देना है, खास करके छोटे बैंक्स की बात कर रहा हूँ जो अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक स्टोर्स पे बैठे रहते हैं, तो क्या वो सारे पेपर्स को देखने की कोशिश करते हैं? आप इस पे क्या सोच पाते हैं? ये क्या पूरी तरह तथ्यहीन बात है या इसमें कुछ पॉइंट है? नहीं, तथ्यहीन नहीं है। जो प्राइवेट फाइनेंसिंग कंपनीज जो बैठी हुई हैं, जो छोटे छोटे स्टोर्स पे फाइनेंसिंग करती हैं, एग्जैक्टली, उनका परव्यू बहुत छोटा है। वो हर चीज़ नहीं देखते, वो इतना नहीं देखते कि इनको कितना लोन बनता है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, RBI की गाइडलाइंस ऐसी हैं कि एक कस्टमर, जो एक पब्लिक है, जो जनता है, जो 1 लाख रुपया महीने का कमा रही है, एग्जांपल पकड़ रहा हूँ मैं, तो वो मैक्सिमम उसका 60% तक का ही EMI ले सकती है। मान लीजिए कि आपने 1 लाख रुपए की अर्निंग करते हैं आप, तो आप उतना लोन ले सकते हैं जिसमें कि आप 60,000 रुपये की EMI भर सकते हैं। अगर आपकी EMI 61,000 बनेगी तो फिर हम आपको लोन नहीं देंगे या आपका लोन अमाउंट कम कर देंगे, क्योंकि फिर वो गाइडलाइन वॉल्यूट होती है। 60% इसलिए ताकि 60% में आप अपने खर्चे EMI निपटाइए और 40% जो बचता है उसमें आप अपना जीवन यापन करिए, क्योंकि आपको खाना भी खाना है, कपड़े भी पहनने हैं, घर का भी खर्चा देखना है, परिवार भी पालना है। अगर आप सारे से EMI भर देंगे तो फिर बाकी काम कैसे करेंगे? तो ये चीज़ सरकारी बैंक है या एक हद तक कह लीजिए प्राइवेट सेक्टर भी देखता है, लेकिन जो प्राइवेट फाइनेंसिंग कंपनीज बैठी हुई हैं वो ये चीज़ें नहीं दिखती हैं। उनको इससे कोई मतलब नहीं, बस पैसा दो। उनको बस ये है कि आपका आधार और आपका पैन ले लिया उन्होंने, आपका एड्रेस वेरीफाई कर लिया और आपको पैसे दे दिया। क्योंकि वो ये चीज़ नहीं देखेंगे कि आप नहीं चुका पाएंगे तो वो पैसा कैसे लेंगे, वो आपके घर पे खड़े हो जाएंगे।
ज़बरदस्ती करेंगे। आपने घटनाएं सुनी होंगी कि लोगों ने रिकवरी के चलते सुसाइड कर लिया, हाँ, है ना। बड़ी बात वो है। इसी तरह के दबाव बनते हैं, क्योंकि वो तो नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, जब आदमी को पैसा देना है, सामने लेनदार खड़ा हुआ है, अब उसको घर में भले रोटी के लिए पैसा ना हो, लेकिन वहाँ तो देना है। और जब इस दोनों में बैलेंस नहीं कर पाता है आदमी, तो फिर परेशान होकर के इस तरह के कदम उठाता है। तो प्राइवेट फाइनेंसिंग कंपनी से बचना चाहिए लोगों को, क्योंकि वो हर चीज़ नहीं करते। ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। मौके पर आपकी ज़रूरत ज़रूर पूरी हो गई, लेकिन वो फ्यूचर में आपको नुकसान कर देगा। ये ध्यान रखना। अच्छा, एक सवाल इसमें ये बनता है कि फिजिकल बैंक आने वाले समय में, फिजिकल बैंकिंग जिसको कह लें, क्या मतलब ब्रांचेस धीरे धीरे वो बंद होंगे? अब हालांकि डिजिटलाइजेशन की बात है, तो क्या इस तरफ भी आगे की सोच हो सकती है कि फिजिकल बैंकिंग जिसको कहते हैं, ब्रांच जाना वहाँ से, तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे क्या मतलब इस तरह के सेक्टर में, इस सेक्टर में ऐसी सोच हो रही है, सोचा जा रहा है, या अभी इसमें बहुत समय है? डिजिटाइजेशन हम लोग कर रहे हैं, डिजिटाइजेशन हो भी रहा है, इसमें सुविधाएं भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ख़त्म नहीं होगा। आपको वो डिसअपीयर नहीं होगा, ये डिसअपीयर नहीं होगा। ब्रांचेज रहेंगी, हमारी भाषा में बोलते हैं ब्रिक मोटार पॉइंट, तो वो पॉइंट कभी ख़त्म नहीं होंगे। बड़े ट्रांजैक्शंस के लिए, एडवाइस के लिए, समस्याओं के लिए आपके लिए ब्रांच रहेगी, आप वहाँ जा सकते हैं, आप जाएंगे, ख़त्म नहीं होगी, हाँ कम भले हो सकती है। मेरा आपसे ये सवाल है कि इकोनॉमिक जो ग्रोथ हो रही है देश की, इंडिया की, उसमें बैंकिंग का अभी हिसाब किताब एग्जैक्टली क्या है आपके हिसाब से? और बड़ी आसान भाषा में कहूँ तो, अगर इकोनॉमी की एक गाड़ी चल रही है तो उसका ईंधन है बैंक। कैसे? ऐसे कि मार्केट में कह लीजिए, या पब्लिक में, या सोसाइटी में कैसे फंड्स को मोबिलाइज करना है, लेना है या देना है, वो हम करते हैं। हर आदमी तक बैंकिंग सुविधाएं पहुँचें, सरकार की नीतियां पहुँचें, ये हम करते हैं। बैंक, हम एज ए बैंक करते हैं, क्योंकि जो प्लान्स बनते हैं, जो नीतियां बनती हैं, वो हर आदमी को सोच के बनती हैं कि उनको ये मिलना चाहिए, तो वो लाभ उन तक पहुँचे, वो हम पहुँचाते हैं अपनी ब्रांचेस के थ्रू। जहाँ ब्रांचेस नहीं होती हैं, कम आबादी होती है, वहाँ पर BC पॉइंट्स खुलते हैं, बिजनेस करेस्पॉन्डेंट्स। वहाँ पर हमारे अपने प्रतिनिधि बैठते हैं जो सुदूर क्षेत्रों में भी सेवाएं दे रहे हैं। सेवाएं किस बात की? अगर किसी को लोन की ज़रूरत है तो लोन दे रहे हैं, अगर उसको अपना पैसा जमा करना है तो हम जमा भी करवा रहे हैं, जहाँ पर हम नहीं हैं वहाँ पर भी अपने किसी BC के थ्रू करवा रहे हैं। तो बैंक्स का रोल एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल इंक्लूजन को देख करके हम चल रहे हैं। हर आदमी तक, हर आखिरी आदमी तक वो सुविधाएं पहुंचनी चाहिए, ये हमारा गोल है, ये हम कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? पैसा लेकर, पैसा देकर। हमारा काम है पैसा लेना, और फ्लो बना, एक फ्लो बना, इसको एक ट्रैक पे रखना हमारा काम है। पैसा जो जिनके पास ज़्यादा है उनको हम ब्याज देंगे, जिनके पास नहीं है उनको हम पैसा दे के उनसे ब्याज लेंगे। पैसा सबके पास होना चाहिए, उनकी ज़रूरत के हिसाब से, उनकी योग्यता के हिसाब से, जिससे कि इकोनॉमी में बैलेंस बना रहे, महंगाई कंट्रोल में रहे और सुविधाएं मिलते रहे। ये हमारा काम है। एक बड़ा सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हो सकता है कि बहुत लोग जानना चाहते हो। कई बार हमने ऐसा सुना है, देखा है, कुछ बैंक्स में ऐसी खबरें आती हैं बीच बीच में कि किन्हीं कारणों से जो खाता धारक हैं उनके पैसे फ्रीज हो गए या रोक लिए गए किन्हीं कारणों से, या मर्जिंग होती है, ऐसा कुछ। तो इन वजहों में क्या जो बैंक में जो पैसे जिनके डिपॉजिट हैं वो वाकई सफ़र करते हैं, या कुछ समय की ये बात होती है? बहुत हमने देखा है कि कभी कभी खबरें ऐसे आती हैं कि दो बैंक आपस में मर्ज होने जा रहे हैं, हालांकि ये तो एक नॉर्मल प्रोसीजर हो सकता है, लेकिन कई बार ऐसी बातें आती हैं कि किन्हीं कारणों से उस पर्टिकुलर बैंक में जो होल्डर हैं अकाउंट के, उनके कुछ दिनों के लिए आप ट्रांजैक्शन बड़े नहीं कर सकते। तो ये किन कारणों से ये स्टेप लिया जाता है बैंक से? जी देखिए, ये जब कभी आपने ऐसी खबरें सुनी होंगी तो वो इसलिए होता है कि बैंक फेल कर गया, आप ऐसे समझिए। फेल कैसे कर गया कि हमारा एक सिस्टम है कि हम अपने पास कितना पैसा रख सकते हैं, हम पब्लिक का कितना पैसा लेके रख सकते हैं, और हम कितना पैसा एज अ लोन दे सकते हैं। हम फेल कहाँ कर जाते हैं? बड़ी साधारण भाषा में कहूँगा कि हमने पब्लिक का पैसा ले लिया, मानिए 100 रुपये, अब हमारी देनदारी है 100 रुपये कि हमें देना है 100 रुपये आपको, जब आप मांगेंगे तब, पब्लिक जब मांगेगी तब,
और हमने लोन दे दिया मान लीजिए कि 80 रुपये का 90 रुपये का पब्लिक को, तो उस पर जो ब्याज मिलेगा वो हमारी कमाई है, हम आपको जो ब्याज देंगे वो हमारा खर्चा है, इससे हम अपना कमाई करते हैं, बैंक अपनी कमाई करता है। लेकिन आपका जो पैसा लिया हमने, वो पैसा हमने लोन पे निकाल दिया। अब सिस्टम तब चलता रहेगा जब हमने लोन दिया समय पे वापस आ जाए और आपको हम समय पे पैसा वापस कर पाएँ। फेल हम वहाँ कर जाते हैं जब हमारा पैसा डूब जाता है, जो NPA हो जाता है। तो बैंकिंग फेल होती है अनकंट्रोल्ड डिसीजन से। हम जब ये 3 चीज़ों को सिंक नहीं कर पाते, जब बैलेंस नहीं कर पाते, तो बैंक फेल हो जाती है। लेकिन इसमें जो एक भ्रांति है कि लोगों का पैसा डूब जाएगा, नहीं डूबता। एक सरकारी संस्था है जो कि हर खाते धारक का अप टू 5 लाख रुपए का कवर होता है। एक तरह से कह लीजिए इंश्योरेंस होता है। अगर बैंक डूब भी जाती है तो मूलधन प्लस ब्याज मिला के अगर आपका 5 लाख रुपए तक का बनता है तो वो कवर आपको सरकार की तरफ से है, वो पैसा आपको मिलेगा, डूबेगा नहीं। तो जो गरीब आदमी डरता है पैसा जमा करने से कि बैंक डूब जाएगी तो क्या होगा, पहली बात तो सरकारी बैंकें नहीं डूबती हैं, सरकार की बैकिंग है, सरकार के कंट्रोल हैं। डूबते हैं छोटे बैंक्स, जो कह लीजिए कि कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, ये जो प्राइवेट भी नहीं कह लेंगे, जो NBFCs काइंड ऑफ होती हैं, ये लोग डूब जाते हैं। सरकारी बैंकें आज तक आपने नहीं सुना होगा कोई डूबी है। प्राइवेट बैंकें एक्सिस, ICICI, HDFC या कोटा, इस तरह की बैंकें, बड़ी बैंकें नहीं डूबती हैं। डूबती हैं छोटी छोटी कोऑपरेटिव बैंक, जो जिले सहकारी बैंक चलती हैं, जहाँ पर कुछ मिसमैनेजमेंट हो गया, कुछ फ्रॉड्स हो गए, तो वो लोग बैलेंस बिगाड़ देते हैं, तो डूब जाते हैं। लेकिन अगर आप किसी भी सरकारी बैंक में या किसी भी DICGC बोलते हैं जो संस्था है, इसमें जितनी लिस्टेड बैंक्स होती हैं सबके अपने 5 लाख रुपए तक के कवर होते हैं। तो 5 लाख रुपए तक का अगर आपका बैलेंस था बैंक में और वो बैंक फेल कर जाती है तो आपको वो पैसा मिलता है। मिनिमम अमाउंट आपको 5 लाख मिलेगा, अगर उसके ऊपर भी मैक्सिमम अमाउंट है। मैक्सिमम अमाउंट, जी, ये मैक्सिमम अमाउंट है, बशर्ते कुछ देर हो सकती है कि आज बैंक फेल किया और आपको पैसा 10 दिन में, 15 दिन में मिलेगा, या कई बार महीना भर, लेकिन मिलेगा ज़रूर। तो आप इस चीज़ को लेकर बिल्कुल निश्चिंत रहें कि पैसा डूबेगा आपका, मिलेगा, कुछ समय लग सकता है। हाँ, आपने एक बात कही मर्जर की। जब कभी मर्जर जैसी चीज़ें होती हैं, जो भी पास्ट में हुई थी 2-3 साल पहले, अभी रेगुलर सरकार बोल रही है कि लगातार प्लानिंग में है वो जी, तो मर्जर एक बहुत अच्छा डिसीजन है। हम ग्लोबल लेवल पर अपनी बड़ी बैंक्स को एस्टैब्लिश करना चाह रहे हैं जो इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगी। आज हमारे पास 12 बैंकें हैं सरकारी, कुछ प्राइवेट बैंक्स भी हैं। हमारी प्लानिंग ये है सरकार की कि हम 12 में से 3-4 मर्ज करके बड़े बैंक्स बनाएंगे जो ग्लोबल लेवल पे अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे। तो मर्जर एक फेज़ होता है जहाँ 2 बैंकें अपने रिकॉर्ड्स को मर्ज कर लेती हैं और फिर वो सुविधा देती हैं। हाँ, कुछ दिन के लिए, 10, 15, 20 दिन के लिए कुछ मुश्किलें आती हैं, काम नहीं रुकते हैं आपका पैसा नहीं लॉक होता है, ना फ्रीज होता है, आपको पैसा मिलता है, कुछ चीज़ें टेम्पररीली रोकी जाती हैं, बस। उसमें कहीं कोई असुविधा नहीं है, कहीं कोई परेशानी नहीं है। हाँ, जो काम कभी 1 घंटे में होता था, अभी वो 2 घंटे में होगा। एक अंतिम सवाल हमारा है, एक व्यक्ति क्या कई खाते अपने पास रखे, या वो एक खाते से अपना काम, अगर वो करंट या सेविंग की बात करें तो सेविंग में कई खाते रखना इज़ ज़्यादा गुड, या एक खाता होना, ये एक सिंपल कोई समझदारी नहीं है सर जी। आज की तारीख में जहाँ हर चीज़ ट्रैक में है, मॉनिटरिंग में है जी। आप 1 से ट्रांजैक्शन करो या आप 10 से ट्रांजैक्शन करो, पकड़ में सब आना है। हमारे लिए, अपने लिए मुश्किल हो जाता है कि हम अपने 10 खातों का रिकॉर्ड कैसे मेंटेन करें। एक अकाउंट है, हमारे पास अर्निंग उतनी ही है, खर्चे उतने ही हैं, हम 1 से करें या 10 जगह से करें। 1 से करेंगे तो ज़्यादा आसान है हमारे लिए जी, बिल्कुल। और 10 से करेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल, खुद के रिकॉर्ड के लिए भी ज़्यादा, अपने रिकॉर्ड की भी मुश्किल हो जाती है। 1 से करें, बेस्ट है, कम से रखें। तो इस पॉडकास्ट में हम बैंकिंग मामलों के जानकार मिस्टर संजीव जी के साथ, खास करके आप सभी लोगों को क्या कुछ बारीकियां हैं बैंकिंग में, बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं जो आम इंसान नहीं समझ पाता, उन सभी सवालों पर बात करने की कोशिश की है। और इस चीज़ के लिए हमने प्रयास किया है कि वैसे सवाल पूछे जाएं जो आप सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो। इस वीडियो में क्या कुछ आपको बहुत अच्छा लगा, कमेंट बॉक्स में हमें बिल्कुल ज़रूर बताएं, और उसके साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए अरुंधति न्यूज़। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।